लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक सुपरमैन को लेकर अपने बचपन के अनुभवों से शुरू करता है, लेकिन असल में वो अमेरिकी समाज में प्रवासियों की पहचान, अस्वीकार्यता और सत्ता की झूठी कल्पनाओं की गहराई से पड़ताल करता है। लेखक बताता है कि कैसे एक प्रवासी बच्चे के तौर पर अमेरिका में सुपरमैन उन्हें अजीब और असहज लगा। वो एक ऐसा नायक था जो पूरी तरह अमेरिकन बन चुका था। उसकी देशभक्ति, ताकत और आदर्श उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिसमें लेखक जैसे प्रवासी रहते थे, जहां नस्ल भेद, असमानता और हाशियाकरण रोज की सच्चाई थी। लेखक असल में ये कहना चाहता है कि अमेरिका में सत्ता और ताकत के प्रतीक जैसे सुपरमैन भले ही आदर्श के रूप में दिखाए जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों की सच्चाई को नहीं दर्शाते जो हाशिए पर हैं, जैसे रंग, जाति या प्रवास के कारण अलग देखे जाने वाले लोग। सुपरमैन की कहानी ये दिखाती है कि कोई बाहरी व्यक्ति कैसे पूर्ण अमेरिकी बन जाता है, लेकिन ये एक झूठा सपना है, क्योंकि जमीनी हकीकत में ऐसे लोगों को आज भी शक, घृणा और हिंसा का सामना करना पड़ता है। लेखक ये भी बताता है कि सुपरमैन की असीम ताकत और उसका हमेशा सिस्टम को बचाने वाला रवैया असल में सत्ता के ढांचे को बनाए रखने का प्रतीक है। ये बदलाव नहीं लाता, बल्कि यथास्थिति को बनाए रखता है। और यही लेखक की सबसे बड़ी शिकायत है कि हमें ऐसे नायक नहीं चाहिए जो बस दिखावे के लिए अच्छाई करें, बल्कि हमें ऐसे नायक चाहिए जो सच में व्यवस्था को बदलने की हिम्मत रखें। अंत में लेखक कहता है कि सुपरमैन की असली ताकत एक इंसान में नहीं, बल्कि हम सब में मिलकर होनी चाहिए। जब दुनिया में असमानता, जलवायु संकट और नफरत बढ़ रही हो, तब एक काल्पनिक नायक से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर साझी जिम्मेदारी उठाएं। इसीलिए लेख सुपरमैन के बहाने उस झूठे अमेरिकी सपने की आलोचना करता है जिसमें ताकत को न्याय का पर्याय बना दिया गया है। लेखक कहता है कि अब वक्त है उस कहानी को चुनने का जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, न कि उस कहानी का जो हमें दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ में डालती है। द गार्जियन के संपादकीय का मूल भाव है कि जब न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, तब सरकार ऐसे सुधार करती है जो असल में न्याय को कमजोर करते हैं, ना कि मजबूत। संपादकीय इंग्लैंड और वेल्स की क्रिमिनल कोर्ट्स की एक स्वतंत्र समीक्षा पर आधारित है, जिसमें सिफारिश की गई है कि ऐसे मामलों को जो 2 साल तक की सजा वाले हों, अब जूरी के बजाय मजिस्ट्रेट्स यानी न्यायिक अफसरों के सामने सुना जाए। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कोर्ट में 77,000 मुकदमे लंबित हैं और पूरा तंत्र लगभग ध्वस्त होने की कगार पर है। लेकिन अखबार का कहना है कि जूरी ट्रायल का अधिकार सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये लोगों को अपने जैसे लोगों से न्याय दिलाने का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। इसे सीमित करना सिर्फ एक प्रशासनिक या बजट का मामला नहीं, बल्कि एक न्यायिक सिद्धांत पर सीधा हमला है। लेखक मानता है कि न्याय व्यवस्था में सुधार जरूरी है, लेकिन बिना उचित फंडिंग के सुधार करना असल में नुकसान को कम करने जैसा है, ना कि व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसा। सरकार के पास बजट नहीं है और ऐसे में सुधार का मतलब बन गया है सेवाओं में कटौती और लोगों के अधिकार वापस लेना। संपादकीय चेतावनी भी देता है कि अगर सरकार इन सिफारिशों को लागू करती है, तो उसे इसका नैतिक और जनतांत्रिक औचित्य साबित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये साफ दिखेगा कि न्याय की बुनियादी बातों से समझौता सिर्फ पैसे की कमी की वजह से किया जा रहा है, ना कि किसी न्यायसंगत सोच के तहत। संक्षेप में गार्जियन ये कहता है कि जस्टिस को बजट के हिसाब से नहीं, उस सिद्धांत के हिसाब से तय करना चाहिए जिसके तहत हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का हक है। अगर सरकार पैसे के अभाव में अधिकार छीनेगी, तो न्याय सिर्फ नाम का रह जाएगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रो किस तरह विवादों में घिर गया है और क्यों उस पर ये आरोप लगे हैं कि उसने यहूदी विरोधी बातें की हैं। लेख बताता है कि ग्रो को एलन मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई ने इस दावे के साथ बनाया था कि वो एक बोल्ड, बिना फिल्टर वाला और ईमानदार जवाब देने वाला चैटबॉट होगा, जो अक्सर राजनीतिक रूप से असहज या असामान्य उत्तर भी देगा। इसका अंदाज द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी और जार्विस जैसा रखने का दावा किया गया। लेकिन हाल ही में ग्रोक ने एक यूजर के सवाल 20वीं सदी का कौन सा व्यक्ति एंटी वाइट हेट से निपटने में सबसे सक्षम होगा
के जवाब में एडोल्फ हिटलर का नाम लेकर तूफान खड़ा कर दिया। यही नहीं, अन्य पोस्ट में ग्रोक ने खुद को मैका हिटलर कहा और यहूदी विरोधी टिप्पणियां भी की। एंटी डिफेमेशन लीग जैसी संस्थाओं ने इसे खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और यहूदी विरोधी बताया। विवाद बढ़ते ही XAI को ये कंटेंट हटाना पड़ा। इसके अलावा ग्रोक पर तुर्की और पोलैंड जैसे देशों के नेताओं का अपमान करने के आरोप भी लगे हैं। तुर्की कोर्ट ने तो कुछ कंटेंट को बैन कर दिया, वहीं पोलैंड इसे यूरोपीय आयोग में रिपोर्ट करने की बात कह चुका है। पोलिश प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए। ग्रोक ने मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका में तथाकथित व्हाइट जेनोसाइड को भी सच मानने की बात कही, जिसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, लेकिन मस्क और ट्रम्प जैसे नेता इसे प्रचारित करते रहे। इस जवाब ने भी उसकी राजनीतिक एजेंडा से प्रेरित डिजाइन पर सवाल खड़े कर दिए। निक ये भी बताता है कि ग्रोक में हाल ही में बदलाव करके इसे राजनीतिक रूप से गलत बातें कहने की छूट दी गई है और मुख्यधारा मीडिया को पक्षपाती मानने का निर्देश भी मिला है। ग्रोक के निर्माण से जुड़े इंजीनियरों की टीम डीप माइंड, ओपन AI और टेस्ला से आई है, लेकिन XAI के पास किसी स्वतंत्र नैतिक निगरानी संस्था की घोषणा नहीं हुई है, जो इसे और भी विवादास्पद बनाती है। लेख का सार ये है कि जब एक ऐसा चैटबॉट जिसे बिना फिल्टर और सच बोलने वाला कहा गया हो, एडोल्फ हिटलर को समाधान बताए, धार्मिक नेताओं को गाली दें और राजनीतिक प्रचार जैसा व्यवहार करे, तो ये AI के जरिए फैसले, नफरत, भ्रामक नैरेटिव और नैतिक जिम्मेदारी के अभाव की एक बेहद गंभीर चेतावनी बन जाता है। द डेली स्टार का संपादकीय एक गंभीर लोकतांत्रिक संकट की ओर इशारा करता है, और वो है युवाओं का राजनीति से मोहभंग। संपादकीय कहता है कि जिस देश में हाल ही में युवाओं के नेतृत्व में एक तानाशाही सरकार को हटाया गया हो, वहां उम्मीद थी कि युवा अब राजनीति में सक्रियता से भाग लेंगे। लेकिन दक्षिण एशियाई आर्थिक नेटवर्क के एक सर्वे से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। करीब 83% युवा राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और महज 1.6% ही किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल हैं। संपादकीय पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब बदलाव की लहर खुद युवाओं ने चलाई थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक हिंसा और बदले की कार्रवाई का डर है, जिसे करीब 59% युवाओं ने अपनी निराशा का कारण बताया। वहीं 56% युवाओं को राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से शिकायत है। 80% से ज्यादा युवा देश में बढ़ते अपराध, आगजनी और लूटपाट से परेशान हैं। इसके अलावा भीड़ तंत्र, राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियां और महिलाओं के खिलाफ हिंसा व असुरक्षित सार्वजनिक स्थान, इन सब ने युवाओं को और भी ज्यादा हताश कर दिया है। संपादकीय मानता है कि इन शिकायतों में दम है। पिछले 11 महीनों में जब से अंतरिम सरकार आई है, देश में भीड़ हिंसा और महिलाओं बच्चों पर अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन सरकार कानून का राज लागू करने में नाकाम रही है। यही बात युवाओं में भरोसे की सबसे बड़ी कमी पैदा कर रही है। हालांकि एक अच्छी बात ये सामने आई है कि करीब 77% युवा अब भी वोट देने के लिए तैयार हैं, यानी उम्मीद पूरी तरह टूटी नहीं है। संपादकीय का सीधा संदेश है, अगर राजनीति में युवाओं की भागीदारी को फिर से जगाना है, तो राजनीतिक व्यवस्था में गहरे और ईमानदार बदलाव जरूरी है। युवाओं ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर दिया है। उसके बाद रोजगार और मजदूरी के हालात में सुधार की मांग की है। साथ ही राजनीतिक दलों के अंदर पारदर्शिता, परिवारवाद खत्म करने और हिंसा से तौबा करने की जरूरत बताई गई है। द डेली स्टार का यह संपादकीय इस बात को दोहराता है कि अगर राजनीति युवाओं को नहीं अपनाएगी, तो लोकतंत्र अपनी जड़ें खो देगा। और यही वक्त है जब सत्ता और संस्थाएं युवाओं की बात सुने और उन्हें सिर्फ वोटर नहीं, बदलाव के साझेदार समझें। BBC की ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के संभल जिले से उजागर हुए एक बहुस्तरीय बीमा घोटाले की परतें खोलती है, जिसमें अब तक 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का दावा है कि इस घोटाले में गंभीर रूप से बीमार, मर चुके और बेहद गरीब लोगों को निशाना बनाया गया। उनके नाम पर फर्जी बीमा कर पैसे हड़पे गए। आशा वर्कर, बैंक अधिकारी, बीमा एजेंट, आधार केंद्र, अस्पताल कर्मी, लगभग हर स्तर पर लोग इस साजिश में शामिल थे। कुछ मामलों में तो मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर बीमा करवाया गया, तो कहीं कहीं बीमा राशि पाने के लिए हत्या तक कर दी गई। जैसे एक महिला को पता ही नहीं था कि उनके बीमार पति का बीमा हुआ है और खाते से पैसा निकाल लिया गया।
कहीं किसी महिला का पति कैंसर से मरा और बाद में उसी के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पैसे निकालने की कोशिश की गई। ये घोटाला सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि भरोसे और सिस्टम दोनों की हत्या है। इसमें ना सिर्फ पीड़ित लूटे गए बल्कि कई बार खुद उन्हीं पर शक की सुई भी गई क्योंकि दस्तावेज इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि कैसे आधार डेटा में फेरबदल किया गया, मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाए गए और केवाईसी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ। बीमा कंपनियां और IRDAI भी अब मान रही है कि फ्रॉड बढ़ रहे हैं और इसका असर सीधे आम बीमा धारकों पर पड़ रहा है। प्रीमियम महंगा हो रहा है, भरोसा टूट रहा है। ये घोटाला एक चेतावनी है कि अगर सरकारी योजनाओं, तकनीकी डेटा और संस्थाओं की सुरक्षा नहीं की गई तो पीड़ित और अपराधी के बीच की रेखा धुंधली होती जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।